कोलिजन थ्योरी पढ़ना है आज। इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा था। अब कोलिजन थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा। बात समझ में आ रही? तो कोई भी गैस का मॉलिक्यूल हो, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल 1 सेकंड में 10⁻25 से लेकर 10⁻28 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं आपस में। बात समझ में आ रही है? 1 सेकंड में 10⁻25 से लेकर 10⁻28 मॉलिक्यूल्स तक कोलाइड करते हैं, लेकिन उन सब का जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिव नहीं होता। प्रोडक्ट तभी बनेगा जब कोलिजन इफेक्टिव होगा, जब उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो उसमें से बहुत कम ही कोलिजन इफेक्टिव होते हैं, और जो इफेक्टिव कोलिजन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। जो कोलिजन हुआ वो अगर इफेक्टिव हो जाए, इफेक्टिव के लिए जो रिक्वायरमेंट है वही पढ़ना है हमें, तो जो इफेक्टिव हो जाए उसे क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कोलिजन। और वो इफेक्टिव कोलिजन ही बनाएंगे प्रोडक्ट। वही इफेक्टिव कोलिजन क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। सही है? तो देखो लिख लो, इन गैसियस मॉलिक्यूल्स 10⁻25 to 10⁻28 collisions takes place per second. But all are not effective collisions. Very few of them are effective. और यही इफेक्टिव कोलिजन बनाते हैं प्रोडक्ट। These effective collisions form प्रोडक्ट। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो रिक्वायरमेंट पड़ती हैं। दो फैक्टर हैं जो इफेक्टिव कोलिजन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होता है एनर्जी फैक्टर। एक कौन सा फैक्टर होता है? एनर्जी। और दूसरा होता है ओरिएंटेशन फैक्टर। दूसरा क्या होगा? ओरिएंटेशन फैक्टर। तो फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन आर, पहला है एनर्जी और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर पढ़ने के लिए दो डेफिनेशन जानना जरूरी है। एक तो थ्रेशोल्ड बैरियर और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा है एक्टिवेशन एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए की। इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी required by reactant to reach up to the threshold barrier. To the threshold barrier. थ्रेशोल्ड बैरियर के लिख लेना, इट इज द बैरियर which prevent formation of product। ठीक, देखो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है भाई, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक थ्रेशोल्ड बैरियर है जिसको क्रॉस करने पर रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। सही है? रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की भी एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की भी है, और एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड बैरियर होता है जिसे क्रॉस करना पड़ेगा उसे प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। ठीक है भाई।
अब अगर रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए उस थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने के बाद, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट की अपनी खुद की कुछ एनर्जी होगी, और उस एनर्जी से अगर वो थ्रेशोल्ड बैरियर क्रॉस ना हो तो रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उस थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने के लिए। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा, तब देखना समझ में आएगा, समझाऊंगा। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। उसी को क्या बोल देंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ गई? रिएक्टेंट की अपनी खुद की एनर्जी है, अपनी खुद की एनर्जी है, और उसके बाद जो उसे एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत पड़ रही है, उसके बाद जो उसे जरूरत पड़ रही है एनर्जी की, एक थ्रेशोल्ड, एक पर्टिकुलर बैरियर को क्रॉस करने के लिए, वही क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। अरे ऐसे समझो, तुम्हें कोई चीज़ खरीदना है, किसी कोई चीज़ खरीदना है तुम्हें, मान लो 500 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है। अब तुम्हारे पास 400 रुपये तो खुद के हैं, 400 रुपये खुद के, लेकिन अब चीज़ तो 500 रुपये की मिलेगी, कोई भी बुक वगैरह लेना है तो वो 500 रुपये की मिलेगी। अब तुम्हें एक्स्ट्रा कितने चाहिए? 100 रुपये। अब 100 रुपये जो तुम ले रहे हो, वो घर से ले रहे हो, किसी से भी ले रहे हो, तो वो 100 रुपये क्या है? एक्टिवेशन। वो 100 रुपये क्या है? तो ऐसे ही अपनी खुद की एनर्जी है रिएक्टेंट की, लेकिन थ्रेशोल्ड बैरियर क्रॉस करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे रिक्वायर्ड है, उसी को क्या बोल देंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। और थ्रेशोल्ड बैरियर क्या है? थ्रेशोल्ड बैरियर वो एनर्जी है जिसको क्रॉस करने के बाद रिएक्टेंट चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। बात समझ में आ रही है? उस बैरियर को क्रॉस करने के बाद रिएक्टेंट किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में। और यहां यही लिखा है, देखो, बैरियर विच प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्टेंट उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है तो कभी भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? अगर उसने उस बैरियर को क्रॉस नहीं किया तो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड बैरियर भी एनर्जी है, और वो एनर्जी है जिसे क्रॉस करने के बाद रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में। आ गया समझ में? ठीक। अब पहले हम बात करेंगे एंडोथर्मिक के लिए। कोई रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में डेल्टा H पॉजिटिव होता है, मालूम होगा ये तो, और एक्सोथर्मिक में डेल्टा H नेगेटिव। अब देखो, समझो, हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं डेल्टा H, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मान लो कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और उसने चेंज हो गया वो प्रोडक्ट में, कोई रिएक्टेंट चेंज हो गया प्रोडक्ट में, तो देखो उसे इतना ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ये कोई रिएक्टेंट है और ये चेंज हो गया प्रोडक्ट में, तो उसे ये पर्टिकुलर बैरियर एनर्जी का क्रॉस करना पड़ा, डेल्टा H। डेल्टा H और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में डायग्राम बनाया मैंने, ग्राफ बनाया ये। तो उसको ये जो पर्टिकुलर बैरियर क्रॉस करना पड़ा एनर्जी का, इसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड बैरियर। इसी को क्या बोलेंगे? यानी ये रिएक्टेंट जब तक इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये रिएक्टेंट जब तक इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। तो ये बैरियर ही क्या है? थ्रेशोल्ड बैरियर, या इसी को कह सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डेल्टा H दिखाया मैंने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है डेल्टा H है, वो किसका है? रिएक्टेंट का। यानी रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी कितनी है? HR। इतनी एनर्जी रिएक्टेंट की खुद की है, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट की खुद की है, और उसको इस बैरियर को क्रॉस करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? इस बैरियर को क्रॉस करके उसे प्रोडक्ट बनाना है। तो ये तो हो गई खुद की, रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी, इतनी एनर्जी उसे रिक्वायर्ड है, और यही तो हमने पढ़ा था, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड बैरियर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड है थ्रेशोल्ड बैरियर क्रॉस करने के लिए। तो ये जो एनर्जी का गैप है, ये क्या कहलाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी, EA। अब देखो रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्शन किधर की तरफ जा रही है? फॉरवर्ड, आगे की डायरेक्शन में। रिएक्टेंट चेंज होगा प्रोडक्ट में, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। बात समझ में आ गई? ये एनर्जी किसके लिए है? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट चेंज होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वही क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इस प्रोडक्ट को देखो जरा,
ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, बोलो HP, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, पहले से ही प्रोडक्ट बनने के बाद से उसके पास इतनी एनर्जी है। ठीक है भाई। अब अगर ये प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन करना चाहे, अगर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाना चाहे, बोलो, यानी ये प्रोडक्ट अगर फिर से रिएक्टेंट में चेंज होना चाहे तो इसके पास पहले से ही इतनी एनर्जी है, इसे इतनी एनर्जी और चाहिए, बोलो। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन कैसी होगी, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में गया तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, उसे बोलेंगे हम बैकवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी उसे क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, EAB से। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो ये यहां तक देखो जरा, ये तो HR हो गया, और यहां तक देखो तुम, ये हो गया HP। ठीक है भाई, देखो ये वाला यहां तक देखो HR है, रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। और इन दोनों के बीच में ये जो गैप आया, गैप, यही कहलाएगा डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, तो जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, बोलो। यहां प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है नहीं, ग्राफ से ही देख लो ना, साफ दिख रहा है, प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कहलाएगा डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज। और प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो यहाँ एंथैल्पी चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H कैसा आता है, पॉजिटिव। देख लो, यहीं से देख लो ग्राफ से, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, तो अब इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव आने का मतलब ही क्या है, रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। देखो, अब मैं इस जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करने के बाद रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में। फिर से समझ लो, ये पूरी एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये पूरी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद रिएक्टेंट चेंज होगा प्रोडक्ट में, लेकिन रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी पहले से ही थी, इतनी पहले से इतनी एनर्जी थी, उसको तो इतनी एनर्जी और चाहिए थी एक्स्ट्रा अमाउंट में, खुद की उसकी शुरू से एनर्जी थी इतनी, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी चाहिए थी वही क्या कहलाई, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये रिएक्शन चूंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इस एनर्जी को हमने बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बोलो। तो अगर मैं इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए लिखूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए, तो देखो अगर मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करूं तो वो हो जाएगा HR इतना प्लस EA फॉरवर्ड, आया समझ। और अगर मैं बैकवर्ड के लिए बात करूं, बैकवर्ड के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करूं, देखो समझो, यहां देखो, अगर रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना है, बैकवर्ड, तो इस प्रोडक्ट को भी, हाँ अब ये जब बैकवर्ड लेके जा रहा हो तो ये नया रिएक्टेंट बन जाएगा। जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाओगे तो ये एज ए रिएक्टेंट होगा, ये एज ए प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर इसको तुम्हें दोबारा रिएक्टेंट में चेंज करना है तो फिर से तुम्हें इतनी एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा, इस बैरियर को, इस थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट के पास पहले से ही इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी प्रोडक्ट के पास पहले से ही है, उसे इतने बैरियर को और क्रॉस करना है, यानी ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी है वही कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी इस इतनी एनर्जी इसे और मिल जाए तो दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट में। तो अगर मैं यहां थ्रेशोल्ड के लिए लिखूंगा, थ्रेशोल्ड के लिए यहां लिखूंगा तो मैं लिखूंगा HP प्लस EA बैकवर्ड। अरे ये पूरी क्या है, ये पूरी क्या है, HP प्लस EA बैकवर्ड, यही तो है। तो अगर मैं प्रोडक्ट के लिए लिखूं तो यहां लिख दूंगा HP प्लस EA बैकवर्ड, और ये दोनों सेम हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगी, सेम। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा HR प्लस EA फॉरवर्ड। तो HP माइनस HR हो जाएगा EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, और HP माइनस HR है डेल्टा H, तो यहां हम लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा। अब रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव होगा। रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। डेल्टा एच पॉजिटिव तब होगा जब ई फॉरवर्ड ई बैकवर्ड से ज्यादा हो जाए। अरे इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी तभी तो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? इन दोनों में सब्ट्रैक्शन है, तो जाहिर सी बात है अगर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ज्यादा हो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से तभी तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहां एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की ज्यादा होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव होगा। अब हम यहां भी ग्राफ बनाएंगे डेल्टा एच और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो कोई रिएक्टेंट है जो कि चेंज हो गया प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इसने एक थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस किया। थ्रेशोल्ड बैरियर यानी यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी है वही क्या होगी? थ्रेशोल्ड बैरियर। अब रिएक्टेंट के पास पहले से ही एनर्जी थी कुछ HR, और जो प्रोडक्ट बना है उसके पास भी अपनी कुछ एनर्जी है HP। देखो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, तो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच निकालते हैं हम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। ये तो कॉमन सेंस है, समझना इस बात को। डेल्टा एच होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होना है अगर डेल्टा एच, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होनी पड़ेगी, रिएक्टेंट की कम होना पड़ेगी, तभी तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। और अगर डेल्टा एच निगेटिव होना है तब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। ये तो कॉमन सेंस है। ये तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अगर डेल्टा एच होता है HP माइनस HR, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर इसको पॉजिटिव होना है तो इसको तो ज्यादा होना ही पड़ेगा, रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट की एनर्जी होना पड़ेगी, तभी तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, अभी पढ़िए। अच्छा, अगर एक्सोथर्मिक के लिए देखना है तो एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। डेल्टा एच नेगेटिव होने के लिए HR को ज्यादा होना पड़ेगा, HP को कम होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव आएगा। बोलो, तो ये तो हम मैथमेटिकल कर रहे हैं सोल्व। अगर तुम्हें ग्राफ बना दिखे तब भी तुम पहचान लोगे। ग्राफ अगर तुम्हारे सामने आए तब भी तुम्हें पहचान लेना चाहिए कि ये एंडोथर्मिक का है या एक्सोथर्मिक का है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। तो अगर ग्राफ दे रखा हो, सिर्फ ग्राफ देख के भी पहचान लोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक? पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे? बोलो। जहां रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो प्रोडक्ट की एनर्जी से, समझ जाओ एक्सोथर्मिक है, और जहां प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो रिएक्टेंट से तो एंडोथर्मिक है। ग्राफ देख के भी पहचान लोगे, बाकी मैथमेटिकल तो है ही है। ठीक है भाई। अब यहां थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये, यानी इस रिएक्टेंट को, इस एनर्जी को, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। अब इस रिएक्टेंट के पास पहले से ही एनर्जी है जिसको हमने बोला HR, इतनी एनर्जी इसके पास खुद थी, लेकिन इसको तो चाहिए इतनी एनर्जी, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसे चाहिए होगी उसी को हम क्या बोल देंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, तो इसे बोल देंगे EA फॉरवर्ड। ठीक है भाई। अब अगर रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना है, बैकवर्ड, तो इस प्रोडक्ट के पास पहले से इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी इसे और चाहिए बैकवर्ड जाने के लिए, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी यही क्या कहलाएगी? EA बैकवर्ड। अब चाहे तुम HR प्लस EA फॉरवर्ड करो, चाहे HP प्लस EA बैकवर्ड करो, ये दोनों बराबर किसके हैं? थ्रेशोल्ड के। दोनों बराबर तो थ्रेशोल्ड की ही है। अरे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब HR प्लस EA करो या फिर HP प्लस EA बैकवर्ड करो, बात तो एक ही है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हम दोनों के लिए एक एक बार लिख लेते हैं। देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी, पूरा लिख लेना इसे, HR प्लस EA फॉरवर्ड, और अगर प्रोडक्ट के लिए है तो ये हो जाएगा HP प्लस EA बैकवर्ड। अब ये इक्वल है तो बराबर कर दो,
एच पी प्लस ई ए बैकवर्ड इज इक्वल टू एच आर प्लस ई ए फॉरवर्ड, एच पी माइनस एच आर इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। तो यहाँ डेल्टा एच आ जाएगा ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तुम्हें पता है डेल्टा एच निगेटिव होता है, तो अगर डेल्टा एच निगेटिव होना है तो बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को ज़्यादा होना पड़ेगा फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी से। बोलो, ये तो फॉर्मूले से दिख रहा है तुम्हें साफ, फॉर्मूले से देख लो, बैकवर्ड को ज़्यादा होना पड़ेगा फॉरवर्ड से, तभी डेल्टा एच निगेटिव आएगा। बोलो, यानी हम कह सकते हैं कि जो बैकवर्ड है वो ज़्यादा हो जाएगी फॉरवर्ड से, ये तो फॉर्मूले से निकाला, और डेल्टा एच यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, ये तो तुमने फॉर्मूले से निकाला। यहाँ ग्राफ में देखो साफ साफ दिखता होगा, ये ई ए बैकवर्ड है, ये ई ए फॉरवर्ड है, देख लो ई ए बैकवर्ड ज़्यादा है ई ए फॉरवर्ड से, है कि नहीं ज़्यादा? ई ए बैकवर्ड ज़्यादा है ई ए फॉरवर्ड से, और ये फॉर्मूले से भी तुम देख लो, अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो ई ए बैकवर्ड को ज़्यादा होना पड़ेगा ई ए फॉरवर्ड से, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो ई ए फॉरवर्ड को ज़्यादा होना पड़ेगा ई ए बैकवर्ड से। अभी पढ़ा एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में अभी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? क्वेश्चन में पूछ रहा है एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। पहले तो ये पहचानो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले तो ये पहचानो ये एंडोथर्मिक कौन सी है इसमें, सबसे पहले तो यही पहचानो। उसके बाद तुमसे पूछ रहा है वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन एंडोथर्मिक के भी हैं तो उसमें भी तुम्हें चूज करना है कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा जिसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी हो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो पहले ऑप्शन को जब तुम चेक करने जाओगे तो यहाँ रिएक्टेंट के लिए ये एनर्जी आ गई, प्रोडक्ट के लिए ये एनर्जी आ गई। यहाँ तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो जब तुम डेल्टा एच निकालने जाओगे तो वो निगेटिव आ जाएगा, और डेल्टा एच निगेटिव किसका होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। देखो तो ये रिएक्शन तो खुद ही एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक है, इसमें कहाँ से आंसर सही आ जाएगा? ठीक है ना, पहला तो ऑप्शन ही गलत है। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ भी रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, देखो ये रिएक्टेंट की नहीं है, ये प्रोडक्ट की, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब यहाँ देखो इसमें ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई, और इस वाले ऑप्शन में भी ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई, ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई। तो जाहिर सी बात है, देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, और यहाँ भी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ये दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब हमें पता ये करना है कि किस में एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए सबसे ज़्यादा है। तुम देखो यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत कम है, ये थ्रेशोल्ड बैरियर है, यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत कम है, इसका मतलब उसे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सीधे ग्राफ से, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सॉल्व कुछ नहीं करना है, ग्राफ में ही सब कुछ दिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, ऑप्टिमम है। यहाँ देखो बहुत कम एनर्जी है रिएक्टेंट की, तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत कम है तो इसे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो एक थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, बोलो, और उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, फिर जो ज़रूरत पड़ती है बाकी की, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ तो रिएक्टेंट की खुद में बहुत कम एनर्जी है, तो ये जितनी भी एनर्जी बचेगी ये सब क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। किसके लिए? फॉरवर्ड के लिए। और यहाँ तुम देख लो, ग्राफ से ही पता चलेगा, यहाँ देखो ये थ्रेशोल्ड बैरियर है, इधर क्रॉस करने के लिए बस इतनी सी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, ठीक, ग्राफ से पता चल जाएगा। देखो यहाँ कितना, ये क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, बोलो, तो आंसर क्या जाएगा? हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। डेल्टा एच दे रखा है 20 किलो जूल, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दे रखा है 85 किलो जूल, और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन पूछा है। तो फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। डेल्टा एच दे रखा है 20, ई ए फॉरवर्ड दे रखा है 85 माइनस ई ए बी।
तो माइनस EAB हो जाएगा 20 माइनस 85, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस EAB हो जाएगा माइनस का 65 कट गया। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो गई 65 किलो जूल। क्वेश्चन दे रखा है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दे रखी है 162 किलो जूल और बैकवर्ड के लिए दे रखी है 177 किलो जूल। ठीक है भाई। अब यहाँ तुम्हें डेल्टा H निकालना है और नेचर ऑफ रिएक्शन निकालना है। डेल्टा H होता है EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, ये हो जाएगा EA फॉरवर्ड दे रखा है 162 माइनस 177, डेल्टा H आ जाएगा माइनस 15 किलो जूल। और अगर डेल्टा H निगेटिव है तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। लिख लिया।